Welcome back all of you. Now today will be discuss about न्यूक्लिक एसिड। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग जो लेक्चर है न्यूक्लिक एसिड पर चर्चा करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियोज में हमने बात किया है न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल होता है कि नहीं, इसके बारे में हमने आरएनए और डीएनए दोनों के बारे में चर्चा की है। इस वीडियो में आज हम सिर्फ बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड, इसकी डिस्कवरी और न्यूक्लिक एसिड में क्या क्या पाया जाता है, यानी किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, इस पे हम चर्चा आज करेंगे डिटेल रूप से। ओके, तो ध्यान दीजिएगा और हमारे साथ पूरा आखिरी तक वीडियो में बने रहिएगा। तो बने रहिएगा आप सब हमारे साथ वीडियो में, पूरा वीडियो देखने के लिए अंत तक बने रहिएगा और आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक न्यूक्लिक एसिड के बारे में हम यहाँ पर डिटेल बताने वाले हैं आज। ओके, देखिए ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। इसकी हिस्ट्री पहले हम बात कर लें, ठीक है। वही देखते हैं न्यूक्लिक एसिड। तो सबसे पहले पॉइंट पे इसमें हम देखते हैं न्यूक्लिक एसिड बायोकेमिस्ट, यानी न्यूक्लिक एसिड की खोज किसने किया था, इसके बारे में हम देख लेते हैं। ओके, बायोकेमिस्ट फ्रेडरिक मिक्सचर इन 1869 1869 ईस्वी में फ्रेडरिक मिक्सचर नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड के बारे में बताया था। यानी न्यूक्लिक एसिड की खोज किसने की, अगर आएगा तो आप बता सकते हैं फ्रेडरिक मिक्सचर। ओके, आगे की पॉइंट है द सब्सटेंस दैट आइसोलेटेड फ्रॉम द न्यूक्लियाई ऑफ पस सेल। पस सेल्स के न्यूक्लियाई का एक सब्सटेंस को क्या किया, इन्होंने आइसोलेट किया और उसका नाम इन्होंने न्यूक्लिन रख दिया। क्या रख दिया, न्यूक्लिन रख दिया। एन एसिड, ये एक प्रकार का एसिड था, इसलिए इसका नाम इन्होंने बाद में क्या रख दिया, न्यूक्लिक एसिड। ओके, न्यूक्लिन आइसोलेट किया और इस न्यूक्लिन को इन्होंने क्या बताया कि ये न्यूक्लिक एसिड है। सबसे पहले 1900 ईस्वी में एस्कोली, लेविन्स एंड जोन्स नामक साइंटिस्ट ने इसको बताया कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड होते हैं। यानी न्यूक्लिक एसिड को इन्होंने दो प्रकार के बताया, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए। ओके, क्लियर है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में एल्ब्रेट कॉसेल, यहाँ पर KOSS कर लीजिएगा साइंटिस्ट का नाम, यहाँ पर आप KOSSEL कर लीजिएगा। ओके, कॉसेल, इन्होंने बताया कि जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो 5 कार्बन शुगर्स, नाइट्रोजनस बेस एंड फास्फोरिक एसिड। क्या कहा इन्होंने बताया कि जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं यानी आरएनए और डीएनए, ये दोनों 5 कार्बन कंपाउंड और नाइट्रोजनस बेस प्लस फास्फोरिक एसिड, इन तीनों प्रोडक्ट से मिलकर के बना होता है। यानी न्यूक्लिक एसिड किससे मिलकर बना होता है, 5 कार्बन शुगर्स, नाइट्रोजनस बेस एंड फास्फोरिक एसिड। आइए इन सबको डिटेल में समझने के लिए हम केमिकल कंपोजिशन न्यूक्लिक एसिड का पढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे सबसे पहले पॉइंट पे, यानी न्यूक्लिक एसिड आर लार्ज माइक्रोमॉलिक्यूल। क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड लार्ज माइक्रोमॉलिक्यूल होते हैं, हैविंग मॉलिक्यूलर वेट, जो कि मॉलिक्यूलर वेट रखते हैं इन मिलियंस, कई मिलियंस में क्या रखते हैं, मॉलिक्यूलर वेट रखते हैं। ओके, क्या होता है आगे पॉइंट में, पेंटोज शुगर यानी 5 कार्बन शुगर, पेंटोज शुगर नाइट्रोजनस बेसेस एंड फास्फोरिक एसिड से मिलकर के बने होते हैं। अब कैसे बने होते हैं आगे हम स्ट्रक्चर आपको बताएंगे, तभी यानी केमिकल स्ट्रक्चर आपको बताएंगे मॉलिक्यूलर लेवल पे, तभी समझ में आएगा। इसमें सबसे पहले हो जाएगा शुगर, पेंटोज शुगर यानी 2 टाइप के शुगर होते हैं, राइबोज शुगर और डीऑक्सीराइबोज शुगर। जो राइबोज शुगर होते हैं वो आरएनए में पाया जाएगा और डीऑक्सीराइबोज जो होगा वो डीएनए में पाया जाएगा। यानी ये डीएनए में और ये आरएनए में पाया जाएगा। ओके, आरएनए यानी राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में दोनों में अंतर यहीं पे आप देख लीजिए। दोनों का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो तीसरे नंबर पे आप देखेंगे यहाँ पर इस कार्बन नंबर पे देखिए डीऑक्सी मीन्स हो जाएगा ऑब्सेंट, यानी ऑक्सीजन का एब्सेंट हो जाना क्या कहलाता है, डीऑक्सी
कहा जाता है। वहीं राइबोज में आप देखेंगे तो यहाँ पर OH ग्रुप पाया जा रहा है और इसी OH का एक ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, तो उसको हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, डीऑक्सी राइबोज शुगर्स बोल देते हैं। ओके, इस तरीके से दो प्रकार के पेंटोज शुगर पाए जाते हैं, एक राइबोज और एक डीऑक्सी राइबोज। डीऑक्सी जो होगा DNA में पाया जाएगा और राइबोज जो होगा वो RNA में पाया जाएगा। अब दूसरा हम बात करेंगे, यहाँ पे बोला गया है कि DNA पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस प्लस फास्फोरिक एसिड से मिलकर के बना होता है। इस प्रकार से हम नाइट्रोजनस बेस की बात करेंगे। आगे में हम क्या बात करेंगे, नाइट्रोजनस बेस पे बात करेंगे। नाइट्रोजनस बेसेस दो प्रकार के होते हैं, प्यूरिन एंड पिरिमिडीन। क्या होगा, प्यूरिन एंड पिरिमिडीन। सबसे पहले प्यूरिन के बारे में बात करते हैं। प्यूरिन बेसेस एडेनिन एंड ग्वानिन होते हैं। एडेनिन और ग्वानिन प्यूरिन बेस होगा। वहीं दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल पिरिमिडीन हो जाएगा। प्यूरिन बेस में एडेनिन इज 6 एमिनो डेरिवेटिव्स, 6 एमिनो डेरिवेटिव्स का होता है प्यूरिन और एडेनिन, यहाँ पर आप देखेंगे। और उसके बाद यानी जो एमिनो एक ग्रुप होगा यहाँ पर 6 कार्बन पे लगा होगा, यानी 6 एमिनो डेरिवेटिव्स ऑफ पैरेंटल प्यूरिन। वाइल ग्वानिन इज 2 एमिनो 6 ऑक्सी प्यूरिन होता है। अब इसमें आप देखेंगे तो दूसरे कार्बन नंबर पे एमिनो ग्रुप जुड़ा होगा। ओके, ये हो जाएगा। इस तरीके से खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्यूरिन खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे हो जाएगा पिरिमिडीन। साइटोसिन यानी साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल, ये तीनों जो होते हैं वो पिरिमिडीन बेस होते हैं। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड ये होता है। अब तीनों को यहाँ पे देखते हैं, इसमें सिर्फ एक ही बेंजीन रिंग होती है, जबकि आप देखेंगे कि प्यूरिन में डबल बेंजीन रिंग पाई जा रही थी। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि डीएनए में दो नाइट्रोजनस बेसेस में से साइटोसिन बाइंड कर जाता है ट्रिपल बॉन्ड से ग्वानिन से, और थायमिन बाइंड कर जाता है डबल बॉन्ड से, किससे, एडेनिन से। वहीं आरएनए के केस में थायमिन के स्थान पे यूरेसिल आ जाता है। ये आपको बातें ध्यान में रखनी होगी। ओके, स्ट्रक्चर की बात करें तो थायमिन में देखिए जो मेथिल ग्रुप होता है वो 5 कार्बन पर मेथिल ग्रुप लग जाता है, ठीक है। और साइटोसिन में जो मेथिल ग्रुप है वो एब्सेंट हो जाता है, और एमीन ग्रुप कहाँ लग जाता है, 4 कार्बन पे लग जाता है, ठीक है। वहीं यूरेसिल में देखिए, यूरेसिल इसमें जो मेथिल ग्रुप होगा वो भी एब्सेंट होगा, और क्या हो जाएगा इस पे, ये जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ आरएनए में प्रेजेंट होगा, ठीक है। किस में प्रेजेंट होगा, आरएनए में, किसके स्थान पे, थायमिन के स्थान पे, जबकि डीएनए में थायमिन प्रेजेंट होगा। ओके, इस तरीके से हो जाएंगे आपके नाइट्रोजन बेसेस जो 5 प्रकार के होंगे। अगला हो जाएगा फास्फोरिक एसिड, चूँकि बोला गया है कि जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं यानी डीएनए और आरएनए वो नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फास्फोरिक एसिड से मिलकर के बने होते हैं। इसमें आप देखेंगे 1 मॉलिक्यूल ऑफ फास्फोरिक एसिड, 1 मॉलिक्यूल ऑफ फास्फोरिक एसिड इज लिंक्ड पेंटोज शुगर एट 5 कार्बन। पेंटोज शुगर के 5वें कार्बन पे जो फास्फोरिक एसिड है वो जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। फास्फोरिक एसिड जो होगा इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होता है। अब आगे बात करेंगे हम, चूँकि फास्फोरिक एसिड, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस पढ़ ही चुके हैं, तो आगे हम बात करेंगे न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। जब न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड आप पढ़ लेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा कि डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर कैसे केमिकल कंपाउंड से बना हुआ होता है और किस प्रकार से डीएनए बनेगा। ओके, तो आइए पहले देखते हैं हम न्यूक्लियोसाइड। सबसे पहले न्यूक्लियोसाइड बनेगा, यानी बोला जा रहा है पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस फास्फोरिक एसिड जुड़ते हैं तभी एक न्यूक्लियो एसिड बनता है, ठीक है। तो किस प्रकार से जुड़ते हैं इसको हम देखते हैं। सबसे पहले न्यूक्लियोसाइड देखते हैं। न्यूक्लियोसाइड में पेंटोज शुगर, सबसे पहले पेंटोज शुगर और क्या जुड़ेगा, नाइट्रोजनस बेस जुड़ेगा, ठीक। पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस जुड़ेगा तो इसको बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड,
ठीक है, सिंपल भाषा में डेफिनेशन लिख लीजिए। द कंपोजिशन ऑफ पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस इज नोन एज द कंपोजिशन ऑफ पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड। इसका डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा, एक नंबर पे ज़्यादातर पूछा जाता है। ओके, अब इसमें देख लीजिएगा जैसे नाइट्रोजनस बेस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नाइट्रोजनस बेस का स्ट्रक्चर। ओके, ये नाइट्रोजन बेस हो जाएगा और ये हो जाएगा पेंटोज शुगर। अब इसके कार्बन नंबर 2 पे क्या हो गया, दूसरे कार्बन नंबर पे और उधर से जो नाइट्रोजन बेस है उसके तीसरे कार्बन पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या हो जाएगी, बॉन्डिंग बनती है। किसके बीच में, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पे बॉन्डिंग बन जाएगी और ये एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। इस प्रकार से ये और ये दोनों जुड़ जाएंगे, यानी पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस, इस प्रकार से बन जाएगा ये न्यूक्लियोसाइड। ओके, दूसरी तरफ का फिगर आप देख लीजिए, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने समझाया इसमें। देखिए, न्यूक्लियोटाइड कब होगा, हमने बताया है कि नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस एक साथ जुड़े हुए हैं, इसमें भी जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा। अगर पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस के साथ क्या जुड़ जाता है, फास्फोरिक एसिड जुड़ जाएगा, तो उसको हम बोल देंगे न्यूक्लियोटाइड। द कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड विद फास्फोरिक एसिड, इसलिए न्यूक्लियोसाइड बोला जा रहा है क्योंकि इधर नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर पहले से ही जुड़ चुका है, तो उसमें हमको ज़्यादा ये बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है कि पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस का कंपोजिशन है। ये आप सिंपल भाषा में आप समझ सकते हैं कि द कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड, यानी आप समझ जाइए कि नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर होंगे विद फास्फोरिक एसिड इज नोन एज न्यूक्लियोटाइड। इस प्रकार से जुड़ेंगे न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड जब बन जाएगा तो एक पहले स्टैंड का न्यूक्लियोटाइड कई एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, उसके बाद दूसरे स्टैंड के न्यूक्लियोटाइड से क्या हो जाएंगे, एक स्टैंड का दूसरे स्टैंड से जुड़ना किसके माध्यम से, विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड के हेल्प से जब जुड़ जाएंगे तो एक पूरा का पूरा डीएनए का स्टैंड तैयार हो जाएगा। ओके, इस चीज़ को आपको समझने के लिए आपको हमारे अगले वीडियो को क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, जो कि जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। वहाँ पर जब हम प्रस्तुत करेंगे डीएनए मॉडल अकॉर्डिंग टू वाटसन एंड क्रिक, वाटसन क्रिक द्वारा दिया गया जो डीएनए का मॉडल होगा वो यहाँ पर हम दिखाएंगे आपको, तो आपको क्लियर हो जाएगा वहाँ पे। ओके, आइए देखते हैं न्यूक्लियोसाइड अगर नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर जुड़ रहे हैं तो क्या होगा। तो एडेनिन के साथ अगर जुड़ जाता है तो क्या होता है, इसको आइए देखते हैं सरल भाषा में। सबसे पहले हम किस में देखेंगे, आरएनए में देखेंगे। ठीक है, आरएनए में देखेंगे। अब बड़े ही सिंपल तरीके से हम बता रहे हैं आपको, एडेनिन और क्या जुड़ जाएगा, शुगर जुड़ जाएगा। ठीक है, तो क्या बोला जाएगा, उसको हम न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे। जब एडेनिन और शुगर जुड़ जाएंगे तो नाम हो जाएगा एडेनिन का एडेनोसिन, और जब एडेनिन साइटोसिन शुगर के साथ जुड़ जाएगा तो उसको बोलेंगे साइटिडीन, और जब क्या बोलेंगे, ग्वानोसिन जुड़ जाएगा किससे, शुगर के साथ जुड़ जाएगा तो यानी पेंटोज शुगर के साथ तो ग्वानोसिन हो जाएगा। और वहीं यूरेसिल जुड़ जाएगा शुगर के साथ तो यूरिडीन, क्योंकि ये जो एडेनोसिन, साइटिडीन, ग्वानोसिन एंड यूरिडीन है ये न्यूक्लियोसाइड है। वहीं दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड की बात करेंगे। ठीक है, राइबो न्यूक्लियोटाइड, जब आरएनए में क्या हो जाएगा, फास्फोरिक एसिड जुड़ जाएगा किस प्रकार से, एडिनोसिन में। ऐसे सिंपल में देखिए, एडिनोसिन चूंकि न्यूक्लियोसाइड है, जब न्यूक्लियोसाइड किसके साथ जुड़ जाएगा, फास्फोरिक एसिड के साथ अगर जुड़ जाएगा तो उसको हम बोल देते हैं, क्या नाम हो जाएगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा, एडिनिलिक एसिड हो जाएगा। चूँकि न्यूक्लियोसाइड तो ये हैं, ये न्यूक्लियोसाइड है और ये न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, अब ये एडेनोसिन फास्फोरिक एसिड के साथ जुड़ेगा तो एडेनिलिक एसिड, साइटिडीन जुड़ जाएगा यानी ये भी न्यूक्लियोसाइड है, तो साइटिडीन जुड़ जाएगा फास्फोरिक एसिड के साथ तो साइटिडिलिक एसिड हो जाएगा। ग्वानोसिन जुड़ जाएगा फास्फोरिक एसिड के साथ, ग्वानिलिक एसिड हो जाएगा। वहीं यूरिडीन जुड़ जाएगा फास्फोरिक एसिड के साथ, यूरिडिलिक एसिड हो जाएगा। तो ये था आरएनए में। ओके, अब डीएनए की हम बात करते हैं। डीएनए में अगर एडेनिन
किसके साथ जुड़ जाएगा, पेंटोज शुगर के साथ जुड़ जाएगा, तो उसको बोलेंगे डीऑक्सी एडेनोसिन। यानी आप एडेनोसिन में डीऑक्सी लगा दीजिए तो डीएनए में हो जाएगा। ओके, तो क्या हो जाएगा, डीऑक्सी एडेनोसिन। दूसरी तरफ डीऑक्सी साइटिडीन, अगर साइटोसिन शुगर के साथ जुड़ेगा तो डीऑक्सी साइटिडीन इन केस ऑफ डीएनए। वहीं ग्वानिन किसके साथ जुड़ जाएगा, शुगर के साथ, तो क्या हो जाएगा, डीऑक्सी ग्वानोसिन। वहीं यूरेसिल के स्थान पे यहाँ पर थायमिन पाया जाएगा, इसलिए डीऑक्सी थायमिडीन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड, यानी न्यूक्लियोसाइड होंगे लेकिन किसके होंगे, डीएनए के। ओके, अब न्यूक्लियोटाइड की हम बात करते हैं। न्यूक्लियोटाइड डीएनए के कैसे होते हैं। डीऑक्सी यानी डीऑक्सी एडेनोसिन के साथ क्या जुड़ जाएगा, फास्फोरिक एसिड जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डीऑक्सी एडेनिलिक एसिड, डीऑक्सी साइटिडिलिक एसिड, डीऑक्सी ग्वानिलिक एसिड, डीऑक्सी क्या हो जाएगा, थायमिडिलिक एसिड हो जाएगा। इस प्रकार से न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड तैयार हो जाएगा, जो कि आरएनए का है। इधर साइड का अगर आप देखेंगे तो ये आरएनए का न्यूक्लियोसाइड और दूसरी तरफ इसका आरएनए का न्यूक्लियोटाइड, और यहाँ पर डीएनए का न्यूक्लियोसाइड और डीएनए का न्यूक्लियोटाइड बना हुआ है। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी तरीके से है, आप लोग नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, और अगला वीडियो देखने के लिए जो डीएनए और आरएनए का मॉडल होगा वो हम आपको पूरा का पूरा डिटेल में समझाएंगे और बहुत ही अच्छे तरह से समझाएंगे। उसको देखने के लिए आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का। लाइक, शेयर और कमेंट करना आप सब ना भूलें।